जय हिंद। तो आज हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे और इसमें 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में आपने जितने भी तमाम वीडियो में थ्योरी पढ़ा है, वही थ्योरी इस वीडियो में इस्तेमाल होने वाले हैं। कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे, उस पर हम कंटेंट थ्योरी देंगे ताकि आने वाले जितने भी सवाल होंगे तो सारी सवालें आपसे आसानी से सोल्व हो जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू कर। देखिए सवाल नंबर 16 कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा ज्ञात करें। तो हम पहले ही बता रखे हैं कि 1/अल्फा और 1/बीटा निकालना हो तो ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर माइनस में 2 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस बी बटा 1 बराबर -1। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी बाई ए होगा, सी का मान -2, ए का मान 1 तो -2। हमने कहा था आपको कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, तो आप एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा और प्लस में अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -2, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -1। तो आप यहाँ पे कर दिए, दो बार में माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 16 के बाद हम लोग 17 देखेंगे। ये सब सवाल में कॉन्सेप्ट आपको पहले ही पढ़ा रखा हूँ, इस सब में दिक्कत होना नहीं चाहिए। सवाल नंबर 17 नंबर कहता है कि यदि समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा, तो और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अद्वितीय हल का शर्त हम बताए हैं, आपको पूछ रहा है कि अद्वितीय हल कब होता है। तो मैंने पहले ही बताया था, अद्वितीय हल के लिए a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अद्वितीय हल को केवल एक हल भी कहते हैं, केवल एक हल, केवल एक हल जिसका होता है उसी को अद्वितीय हल कहते हैं। इसे हम लोग अविरोधी समीकरण कहते हैं, जिसका शर्त यही होता है। आपके जिस ऑप्शन में मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 देखिएगा, कहा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए कुछ लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करना शुरू करते हैं। हम कहते हैं आपको कि ऑब्जेक्टिव है, इसको ऑब्जेक्टिव की तरह ही रहने दीजिए। अब कुछ लड़के इसे सोल्व करना शुरू कर लेते हैं। जब सोल्व कीजिएगा ना तो बहुत आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि इसे हम क्या ऐसा देखें इसमें कि ऐसे ही ऑटोमेटिक वो छट जाए। तो सीखिएगा, जिसका पावर 2 होता है वो द्विघात होता है, और जिसका पावर 2 नहीं होता है वो द्विघात नहीं होता है। 0 के बराबर होगा तो समीकरण हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं रहेगा तो बहुपद हो जाएगा। तो पूछ रहा है सब 0 के बराबर है, यानी 0 या अचर पद के बराबर है तो समीकरण है। देखिए इसके अधिकतम घात 2 नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपसे पूछा कौन द्विघात समीकरण है, तो चेक करिएगा। इसमें अगर मैं गुना करूं इसको, x गुना x तो x स्क्वायर आएगा, x गुना करेंगे x तो ये आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें बोला कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। और आप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और यहाँ देखिएगा x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। अरे गुना करेंगे ना x गुना x तो x स्क्वायर कट जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम लेकर के तो x पे पावर 4 आ जाएगा, तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बोलिए, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण आपका होगा। ठीक है, इसे आप हल करके देखिए एलसीएम लेकर के, तो मैक्सिमम पावर 4 हो जाएंगे, इसलिए यह आपका आंसर नहीं होगा। कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन करोगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, और हर क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, सोच के आप बिल्कुल बना पाएंगे। चलिए जिसका मैक्सिमम पावर 2 रहे वो द्विघात होगा, 2 नहीं रहेगा तो द्विघात नहीं होगा। सवाल नंबर 19 देखिए, कहता यदि एपी के प्रथम पद 2 सार्वंतर 3, एपी के प्रथम पद 2 सार्वंतर 3 हो, एपी के प्रथम पद 2 सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद क्या होंगे। एपी के तीन पद क्या होंगे, एपी के 3 पद क्या होंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को ना क्यों हम लोग हल करेंगे, ये सब ऑप्शन से ही बन जाते हैं सवाल। ठीक है, बताइए मैं बिना ऑप्शन के ही बनाता हूँ। प्रथम पद को ए कहते हैं,
दूसरा पद को ए प्लस डी कहते हैं, तीसरा पद को ए प्लस टू डी कहते हैं। पक्का यही पढ़ाया हूं थ्योरी में, आपको याद होना चाहिए। ए का मतलब दो, यहाँ पर रखेंगे दो प्लस डी का मान तीन, ए का मान यहाँ पर दो हो जाएगा और डी का मान तीन हो जाएगा। तो दो तीन दो पांच और तीन दूना छह, छह दो सात, सॉरी छह दो आठ। यानी देखिएगा यही आपका एपी है। किसी ऑप्शन में अगर मिल रहा है तो आपका वही आंसर हो जाएगा। दो पांच और आठ, दो पांच आठ ऑप्शन डी में मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है जी, सब तो बिना क्या बोलते हैं ऑप्शन को देख के आप बना सकते हैं। ऑप्शन में देखिए कौन तीन तीन का बढ़ रहा है, प्रथम पद है दो की नहीं, इसे छाट लीजिएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। 20 नंबर सवाल देखिएगा। अगर दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो याद रखिएगा समरूप त्रिभुज में अगर भुजा का अनुपात दिया रहे, भुजा का अनुपात दिया रहे, ध्यान दीजिएगा समरूप त्रिभुज में अगर भुजा का अनुपात निकालना हो, कभी कभी कहेगा क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो, तो भुजा दिया रहेगा तो क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा पूछेगा। तो याद रखिएगा कि आपको दिया हुआ भुजा का अनुपात, भुजा का यदि अनुपात आपको x अनुपात y है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भुजा का अनुपात x अनुपात y है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर होता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा याद रखिएगा कि यदि भुजा का अनुपात की जगह पर अब क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाए, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, एकदम नोट पॉइंट याद करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में, छपने वाला सवाल है। तो याद रखिएगा यदि क्षेत्रफल का अनुपात x अनुपात y हो, कभी आपको क्षेत्रफल दे दे तो याद रखिएगा कि भुजा का अनुपात जो निकालेंगे वो भुजा का अनुपात √x अनुपात √y हो जाता है। क्लियर, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब अपना आंसर दे दीजिए। कहा कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। देखिएगा भुजा का अनुपात दिया हुआ है, भुजा का अनुपात दिया गया है। देखिए मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। भुजा का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई साहब? तो भुजा का अनुपात x अनुपात y हम माने थे, जबकि 4:9 दिया हुआ है, तो 4:9। तो हमने कहा था कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो बताया था कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो, भुजा दिया रहे क्षेत्रफल निकालना हो, स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर और अनुपात 9 का स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा 16:81। किसी ऑप्शन में है तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 20 को देखिएगा, इसे नोट जरूर कर लेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। समरूप त्रिभुज पता होगा है ना, जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 21 नंबर सवाल को देखिएगा। कदा किसी एपी के चार संख्याओं का योग 40 है, उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं होंगी। ऐसे सवालों को बनाने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, आइए ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। कदा 7 9 11 13 दिया हुआ है। ऑप्शन बी में देखिएगा 6 8 12 और 14 दिया हुआ है, और ऑप्शन सी में देखिएगा तो 4 7 10 19 दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में देखिएगा तो 3 8 9 और 20 दिया हुआ है। देखिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि इनकी चार संख्याओं का योग 40 है। आप किसी को भी जोड़ के देखिएगा ना तो लगभग 40 ही मिलेगा, एक अंदाज में, मतलब बिना जोड़े हुए हम बताएंगे। क्वेश्चन जब कर रहा है कि इनके चार पदों का योग 40 है, जोड़ेंगे नहीं, जोड़ करके अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये जोड़ करके अभी अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, लगभग जोड़ करके देखिएगा तो सबका 40 ही आएगा। मेन पॉइंट ये है कि उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 होना चाहिए, पहला वाला और चौथा वाला का 91 होना चाहिए। 63 91, हाँ इसका होता है। ठीक है, एक ऑप्शन का हो जाता है ना, 19 20 से नहीं होता है, 19 से नहीं होता है, 14 से 6 नहीं होता है। यानी आप देखिएगा कि अब जोड़ करके देख लीजिए क्या 40 होता है, एक बार चेक कर लेना है। देखिए 63 91, आप इसको जोड़िएगा अगर तो ये हो जाएगा 20, और 13 7 20, 20 20 क्या हो गया 40। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन करें, क्या बोला गया कि पहला और चौथा का गुणनफल 91 होना चाहिए। तो पहला और चौथा का गुणनफल करके देखिए, और किसी का पहला चौथा के लिए 91 नहीं आएगा।
ये नहीं होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। 22 में कहता है कि कोई समबाहु त्रिभुज एबीसी है, कोई समबाहु त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी। कहता कि भुजा 10 सेंटीमीटर है और डी ई एफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो एबीसी और डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। एक और भुजा है डी ई एफ, डी ई एफ, इसका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर का, इसका प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर का। तो कहता है एबीसी और डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर, आप पढ़े होंगे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। याद रखिएगा कि अगर कभी कोई समरूप त्रिभुज के दो भुजा दिया जाए, यानी संगत भुजा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए उनका क्या करते हैं? वर्ग करके अनुपात कर देते हैं। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ। तो बड़का त्रिभुज का है जो मान, ऐसे बोल सकते हो बीसी का स्क्वायर बटा ईएफ का स्क्वायर, क्योंकि बीसी का संगत कौन है? ईएफ है। तो चूंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा बीसी, बीसी का मान 10, तो 10 का स्क्वायर, और ईएफ का मान 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, माने तो काटिए, तो फिर ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो। 10 गुना 10 दो बार लिख सकते हो, 5 गुना 5 दो बार लिख सकते हो। ठीक है, 5 गुना 10, 5 गुना 10 तो आंसर हो जाएगा 4 बटा 1, तो हो जाएगा 4 अनुपात 1, 4 अनुपात एक इधर आएगा आंसर। क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 4 अनुपात 1, याद रखेंगे हमेशा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिएगा ध्यान से, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ाया है आपको। सवाल नंबर 23 क्या कहता है? कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 में कोटि का मान क्या होगा? देखिए ध्यान से, कोई बिंदु है दिया हुआ 6,4, और आपको पहले ही बताए थे कि पहले वाला को हम लोग भुज कहते हैं, बाद वाले को हम लोग कोटि कहते हैं। इसमें छिपा हुआ क्या चीज है? कुछ भी नहीं। तो आपसे पूछा गया था कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि का मान क्या होगा? 4 हो जाएगा। बिल्कुल, जो थ्योरी पढ़े हैं उनको बिल्कुल आसान लग रहा होगा, इसलिए कहता हूं कि शुरू से वीडियो एक बार देखिए, है ना। ये सब बिल्कुल आसान था। 24 के बाद 24 नंबर देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा? पिछली वीडियो में पढ़ा रखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता होगा? tan स्क्वायर थीटा होता है। और उस दिन भी बोले थे कि एग्जाम में बार बार पूछ रहा है परीक्षा में, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, लेकिन आपने नहीं किया होगा। चलिए ये 24 नंबर हो गया। आइएगा 25 नंबर देखेंगे हम लोग। 25 नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल क्या कहता है कि बिंदु 8,10 और 4,6, 8,10 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड में देखा गया, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, और पहला है 8,10 और अगला है 4,6। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को, रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। हो सके मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच में पी है, तो मान लिया 100 क्या है? y है, और इसको हम जानते हैं हुआ कि x1 बोलते हैं, y1 बोलते हैं, x2 बोलते हैं, y2 बोलते हैं। क्लियर? और आपको पता होगा मध्य बिंदु के लिए पिछली क्लास में बताए थे आपको कि मध्य बिंदु जब भी पूछेगा तो बोलेगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 का मान कौन सा होता है पता है आपको? आगे वाला सब x1 x वाला मान होता है, x1 x2, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 बटा 2, y1 तो y1 का मान 10 और y2 का मान 6 बटा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12 बटा 2, और यहाँ हो जाएगा 16 बटा 2। कैंसिल करेंगे 6 बार में, कैंसिल कीजिएगा 8 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 6,8। लेकिन जो पढ़े लिखे विद्यार्थी होंगे, जिनको माइंड एक्टिव होगा, वो सीधे क्या करेंगे? 8 4 12, 12 के आधा 6, 10 6 16, 16 का आधा 8। आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब करेंगे कब? जब 2 नंबर में पूछेगा तब। लिख लीजिएगा इसको। सवाल नंबर 26 देखिए, 26 क्या कहता है? 26 कहता है साइन
पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान निम्नलिखित में क्या होगा। मैंने पहले ही पढ़ा रखा था, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है और कॉस पाई बाई 4 का मतलब भी 45 डिग्री होता है। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, मान सारणी में मैंने आपको पढ़ा रखा है। कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है और मैंने बताया था साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे हल करने से बढ़िया कि काट दीजिए, यहीं पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सारे मान पढ़ा रखा हूँ, अगर नहीं मान सारणी आया तो कैसे काम चलेगा। सवाल नंबर 27 कहता है कि दो स्तंभ जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे शिखर के एक तार से जोड़ा गया है, यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 300 नहीं, क्या डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहता है कि कोई 20 मीटर का खंभा है और कोई 14 मीटर का खंभा है। कोई 20 मीटर का एक खंभा है, एक क्या है, 14 मीटर का खंभा है। क्या लिख देंगे, 20 मीटर ऊंचा है ये 14 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अब क्या कहता सुनिएगा, कहता कि दोनों खंभों के शिखर को जोड़ देते हैं आपस में। यहां से ये दोनों शिखर है, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। ठीक, तो कहता क्या तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण आती है। क्षैतिज का मतलब इसको कहते हैं क्षैतिज, यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम जानते हैं कि यहां से लेके यहाँ 14, तो यहां से लेके ये भी 14 हो जाएगा। आमने सामने क्या होता है, बराबर होता है, पक्का ना। तो ये 14 है, पूरा 20 है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 14 6 20 होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 90 डिग्री पर होता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है। नाम देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, ए बी खंभा है और सी डी खंभा है। आपसे पूछा गया तार की लंबाई बताइए, तो तार ही है, ये तार है। तो बिल्कुल बताइए, किसी त्रिभुज में एडीसी में देखिएगा, त्रिभुज एडीसी में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लंब मालूम है, कर्ण निकालना है। लंब मालूम है, कर्ण निकालना है, कौन थीटा, साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन 30 डिग्री। फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, एडी बटा एसी, एडी बटा एसी। साइन 30 का मान होता है 1/2, एडी का मान 6, एसी का मान पता नहीं, तिरछा तिरछी गुना, एसी बराबर 6 दूनी, तो आंसर हो जाएगा 12 मीटर। तार की लंबाई कितना मीटर, 12 मीटर ऑप्शन में है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 28 देखता हूं, पहले आप बनेगा, उतार लीजिए इस जल्दी से। चलिए सवाल नंबर 28 कहता क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कौन सा संबंध होता है, लंबाई में कौन सा संबंध होता है, बताइए। कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है और इससे खींची गई, इस पे स्पर्श रेखा है, इससे खींची गई, इस पे क्या है, स्पर्श रेखा है, तो कहता है कौन सा संबंध सही है। इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारी बातें पढ़े थे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एक दूसरे का संपूरक होता है, स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, और सारी चीजें पढ़े थे हम लोग। लेकिन जो ऑप्शन में कहेगा उसी के अनुसार कहता समान होता है, असमान होता है, दुगना होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है, समान होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, समान या बराबर, समान या क्या होती है, बराबर। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। एकदम बिल्कुल पहले पढ़ा रखें इसको। सवाल नंबर 29 एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है। चलिए कोई बात नहीं, एक कोई छड़ है और वह उसकी छाया है, तो छड़ और छाया का अनुपात दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है और ये √3 दिया हुआ है। ठीक है, कहता है छड़ 1 है, छाया √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो ये मान थीटा हो गया। तो सोचिए लंब और आधार का मान दिया हुआ है, तो लंब और आधार से कौन फॉर्मूला होता है, tan थीटा होता है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, त्रिभुज एबीसी में, ये तो मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, ये सब ऑब्जेक्टिव में तो लिखेंगे आप, AB बटा BC tan बराबर, देखिए tan थीटा बराबर AB बटा BC, tan थीटा, AB का मान 1, BC का मान √3, tan वाला सारणी में 1/√3 किसी का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan से tan कैंसिल,
तो थीटा का मान 30 डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री इज द राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। ये सब क्या पढ़ना है, तो पढ़ा रखे, बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार हर सेट में क्वेश्चन तो आ ही रहा है। चलिए 30 नंबर सवाल सुनिएगा। 30 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, एक बिंदु P से O केंद्र वाले, ये O केंद्र वाला है, और कोई बिंदु P है, कहीं पे बिंदु क्या है, P है, PA तथा PB स्पर्श रेखा खींची गई है, PA तथा PB स्पर्श रेखा खींची गई है, PA PB स्पर्श रेखा खींची गई है। कहा कि स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। 800 नहीं, कितना डिग्री, 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो कौन कौन है, POA, कौन POA, मतलब यहाँ पे लाइन नहीं खींचा हुआ, इसका मान पूछा है, POA का मान पूछा है। ऐसे सवालों को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बार ध्यान दीजिएगा, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, और ये आपको आ जाएगा 80 डिग्री। अब देखिए कितना आसान से बन जाएंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसके केंद्र पर बना कोण टोटल टोटल और इसका टोटल एक दूसरे का समपूरक होता है। अगर एक कोण 60 तो दूसरा 120, दोनों को जोड़ करके 180 होना चाहिए। तो ये अकेले 80 है, ये पूरा का पूरा, ये अकेले 80 है, तो ये पूरा कितना होगा, 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और आपको उस दिन बताया था पिछली क्लास में कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, और ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम जब जानते हैं कि ये पूरा 80 है तो ये पूरा 100 हो जाएगा, और दोनों आपस में बराबर है तो ये 50-50 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री इज द राइट आंसर। 50 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस छोटा का मान पूछता तो 40 बोलते, बात समझ रहे हैं। इसका मान पूछता तो 90 ऑलरेडी होता ही है, यहाँ पर 90 डिग्री होता ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ऐसे सवालों में। और आज हम लोग 15 सवाल लिए हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में 15 सवाल करेंगे। एक सवाल आपके लिए होमवर्क में, यदि उसका आंसर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, इसे आप बनाइए और आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही, जय हिंद।